नमस्कार। बच्चों से उनकी मासूमियत, उनका बचपन छीन लेती हैं बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और अपराध की घटनाएं। और सबसे चिंतनीय बात तो ये है कि हमारे समाज में होने वाले बच्चों के साथ यौन अपराध सबसे बड़ी चिंता की बात है। यौन अपराध हमारे समाज में मौजूद एक ऐसी कुंठित, नकारात्मक और असंवेदनशील मानसिकता का उदाहरण है। भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम बच्चों की सुरक्षा को लेकर वो है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये एक ऐसा कदम है जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, उनके अधिकारों को संरक्षित करता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी कानून पर, जिसे हम पॉक्सो कानून के नाम से भी जानते हैं, हम आज बात करेंगे विस्तार से। इस कानून के क्या क्या प्रावधान हैं, सजा के प्रावधान क्या हैं और खास तौर पर जागरूकता के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं ताकि पॉक्सो कानून की जागरूकता बढ़े और बचपन को सुरक्षित करने की दिशा में अहम काम हो सके। तो आज के प्रोग्राम में पॉक्सो कानून पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट राज शर्मा जी। राज शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, राज शर्मा जी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पिछले 30 सालों से आप पैरवी कर रही हैं अलग अलग मामलों की। राज शर्मा जी, मैं आपसे इस पॉक्सो कानून पर बात करूं उससे पहले इस कानून के पीछे की एक वैश्विक पृष्ठभूमि मैं हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहूंगी ताकि इस कानून का जो औचित्य है और कानून कितना सख्त है ये भी हमारे दर्शक जान सके और मैं आपके भी नॉलेज में लाना चाहूंगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले दुनिया में 1924 में बाल अधिकारों को एक कन्वेंशन में शामिल किया गया था, जिनेवा कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन को हम 100 साल पूरे कर चुके हैं। यानी 100 साल पहले बाल अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई थी। उसके बाद 1948 में जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार हुआ, तो इस घोषणा पत्र में बच्चों के अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो दुनिया के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। और इसके बाद 1989 में अंततः चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन तैयार हुई, उसे अपनाया गया और 2 सितंबर 1990 को पूरी दुनिया में एक कन्वेंशन जारी की गई जिसका नाम है चाइल्ड राइट कन्वेंशन। और सबसे अहम बात यह है कि भारत भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला एक अहम देश है और 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके पूरी दुनिया के सामने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की। और आज 196 देश इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, यानी पूरी दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी देश लगभग जागरूक हैं। राज शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगी कि भारत ने एक अहम कदम उठाया, पॉक्सो कानून। अगर हम हमारे भारत की पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और एक तरफ बच्चों के साथ होने वाले इस तरह की हीनियस क्राइम है जिसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाना पड़ा। तो इसकी पृष्ठभूमि तो मैंने बताई, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या क्या हैं, खासतौर पर पॉक्सो कानून को लेकर आम लोग क्या समझ सकते हैं? देखो, पॉक्सो कानून, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम, लेकिन जो इसकी जो टाइटल है ये अपने आप में इतनी क्लियर है कि ये पता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड एक्ट बना 2012, फिर 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स आए और इसकी ग्रीवियस ऑफेंसेस को देख करके पनिशमेंट थोड़ा सा बढ़ाया गया जिससे लोगों में डर हो बच्चों को, क्योंकि बचपन जो होता है वो एक बिल्कुल, आज का बच्चा ही कल का नागरिक बनेगा और उसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चों का बचपन छीन लिया जाए, उनकी जो उनका जो विकास है वो रुक जाता है, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, सारे उनके विकास रुक जाते हैं। तो ये सब देख करके कि बच्चा एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है देश को, समाज को आगे बढ़ाने की, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके, वैसे तो हमारे बहुत सारे कानून हैं, जैसे BNS एक्ट आ गया, BNSS और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था पहले, लेकिन उसके अलावा भी एक ऑफेंसेस के सब में वो है प्रोविजंस हैं, लेकिन स्पेशली ये एक्ट बनाया गया ओनली टू गिव द प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन एंड जिससे वो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। इवन परिवार वाले जिनके बच्चों के साथ एक क्राइम होता है वो भी एक कानून के तहत अपने बच्चे का, जैसे इसमें एक त्वरित न्याय होता है, सब कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें कि हाँ बहुत जल्दी इसकी रिपोर्टिंग होगी, सब कुछ होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्ट लेकर के कि सिर्फ इस पे ही फोकस किया गया, बच्चों के लिए ही कानून, इनके
and especially for the sexual offenses which are committed against them. जी बिल्कुल, So for आप that. बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। आपकी बातों से निकल के आ रहा है कि हमारे संविधान का जो एक आर्टिकल है 21, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है और बच्चों की सुरक्षा की गारंटी इसी अधिकार के तहत दी गई है। मैं दर्शकों को भी और आपको भी एनसीआरबी का डेटा बताना चाहूँगी ताकि हम कानून के स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन कर सकें। मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बड़ी चिंतनीय बात है हमारे देश के लिए कि जो बच्चों के साथ क्राइम है वो इंक्रीज हुआ है 8.7%। और अगर मैं आंकड़ों की और आगे बात करूं तो 39.7% ऐसे मामले हैं जो पॉक्सो के अंदर दर्ज हुए हैं और इसमें 45.7% ऐसे हैं जो किडनैपिंग के मामले हैं। मैम, एक तरफ तो आंकड़े इंक्रीज हो रहे हैं, रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फिल हो रही हैं और दूसरी तरफ जागरूकता भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं कानून के प्रति, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कानून अपनी जगह है, सक्षम है, सख्त कानून है, पर इंक्रीज भी हो रहे हैं मामले। एक्चुअली बच्चा बहुत भोला होता है ना, तो लोगों को बहुत इजी प्रे लगता है वो कि भाई ठीक है, उसको बहला फुसला करके ले गए, तो जैसे एक टॉफ़ी भी दी तो बच्चा उसी के साथ चला जाएगा। हम लोगों को जैसे एक जो समझदार होगा वो समझेगा कि नहीं, शायद मुझे ये किया जा रहा है कि नहीं, मुझे बहलाया फुसलाया जा रहा है। बच्चा एक टॉफ़ी को लेकर के ही चला जाएगा, वो बहल जाएगा इस तरीके से। इसलिए भी क्राइम्स बच्चों के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि समझदार के अगेंस्ट क्राइम करना इतना आसान नहीं है, बल्कि बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करना बहुत आसान है। और इसलिए भी ये क्राइम, भले ये कानून आ गया, कुछ भी आ गया, पर जो क्रिमिनल माइंड का होता है, जिसका इंटेंशन ही क्रिमिनल है, उसके लिए तो ये कानून वो बाद में देखेगा, सजा के बारे में बाद में सोचेगा, पर वो तो क्रिमिनल माइंड का इंसान है, तो और ऐसा भी देखने में आ रहा है राज शर्मा जी कि ये जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये बहुत नज़दीकी लोग हैं। अपने रिश्तों में ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस तरह के चीज़ें करता है। तो आम लोगों को भी इस कानून के बारे में जानना, खासकर फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को कितना ज़्यादा ज़रूरी है? पेरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों को फीड करते हैं, जो बच्चों को समझाते हैं कि बेटा अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें किस किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस किस तरीके से हर किसी के भी बातों में नहीं आना है। तो पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे साथ, क्योंकि बच्चा डर जाता है, शायद कई बार तो वो समझ ही नहीं पाता है उसके साथ हुआ क्या है, तो वो क्या होता है कि पेरेंट्स को ना बता पाता है। पेरेंट्स को जब तक वो नहीं बता पाएगा, या फिर उसको जो क्रिमिनल होता है वो खुद भी डरा देता है कि अगर मान लो तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, या तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ये कर दूंगा, तो बच्चे डर जाते हैं। बहुत टाइम तक तो बता ही नहीं पाते, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है। वो गुमसुम रहने लग जाएंगे, लोगों के बीच में बैठना बंद कर देंगे। इसलिए पेरेंट्स के लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स समझें कि वो बच्चा आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, और उससे वो पूछें कि वो क्या हुआ है, उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। क्योंकि एक जो नॉर्मल बच्चा होगा, उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी, उसका रवैया सब कुछ अलग होता है, लेकिन जिस बच्चे के साथ क्राइम हो जाता है वो एक बहुत अकेलापन महसूस करने लग जाता है। बिल्कुल, क्राइम के जैसे हम बात कर रहे हैं तो क्राइम तो पूरी तरह से व्यक्तित्व का विकास ही अवरुद्ध कर देता है। हम इसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो पॉक्सो में किस किस तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, इसके मेन प्रोविजंस हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें सेक्सुअल, एक तो जो वैसे चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, इसमें बिलो, पॉक्सो एक्ट में मेनली इट इज़ बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से जो भी छोटा है, कम, और यही चाइल्ड की डेफिनेशन भी है, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है। उसके अगेंस्ट जो भी क्राइम होगा वो सारे पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट है, उसके तहत ही आएंगे। अब ये जो इसमें क्या होता है, एक तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स इफ समबडी कमिट्स अ क्राइम वेर इन दे पेनिट्रेट द सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो दैट कम्स इन द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो वो ये हो जाता है कि उसके लिए जो पनिशमेंट है उसमें 10 इयर्स है पनिशमेंट। लेकिन अगर वो बिलो 16 इयर्स ऑफ एज अगर बच्चा है तो वही पनिशमेंट बढ़ के 20 इयर्स आ जाएगा जी। तो चाइल्ड मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई क्राइम करने वाला अगर बिलो 18 है, मान लीजिए बिलो 18 के साथ क्राइम किया है, तो उसके लिए सजा का अलग प्रावधान होगा। वो तो फिर वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चला जाएगा वो, क्योंकि बच्चे ने क्राइम किया है तो वो क्राइम तो किया है, बट दैट ही विल बी ट्रीटेड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये मैं कह रही हूँ कि सपोज किसी बच्चे के साथ क्राइम हुआ है, पॉक्सो एक्ट में हुआ है, किसी ने किया है, अगर 18 ईयर्स से बिलो बच्चा है तो वो 10 ईयर्स उसका
पनिशमेंट है। लेकिन अगर वही बच्चा 16 ईयर्स से कम है, बिलो 16 ईयर्स है, तब वो पनिशमेंट बढ़ जाएगा और 20 इयर्स हो जाएगा। जी, जी। प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थोड़ा सा और सरलता से मैं समझा देती हूँ। देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है, पॉक्सो कानून में 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको बच्चा माना गया है। तो ये सबके लिए जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ ये लड़कियों के लिए कानून नहीं है, लड़कों के साथ भी यौन अपराध हो सकते हैं। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल है और वही बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए अधिकारी माना गया है इस कानून के तहत। दूसरा, इसमें जो मैडम बता रही हैं उसके अनुसार अगर उसके साथ अपराध करने वाला कोई व्यक्ति है और बच्चा 16 साल से कम है तो सजा बढ़ जाएगी, लेकिन 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की है और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो सजा 10 साल की है। मैडम, यही कहना चाह रहे थे? सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड नहीं, सिर्फ चाइल्ड को ही रखा गया है दिमाग में, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस आजकल हम आम तरीके से पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, देखते भी हैं कि ये सारा इवन बॉयज इवन गर्ल्स सबके साथ में ये क्राइम हो रहे हैं। तो सिर्फ एक वो चाइल्ड की डेफिनेशन में चाइल्ड आ जाता है, उसमें कोई जेंडर नहीं है। कंफ्यूजन है मैम, वो हम जानना चाहेंगे और उस कंफ्यूजन को मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारे भारत में बच्चों से जुड़े अलग अलग कानून हैं, लाइक बाल मजदूर निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, उसमें उम्र 14 वर्ष से कम बताई गई है बच्चे की। दूसरा, जेजे एक्ट में भी 14 वर्ष से कम है। एक कंपनी अधिनियम 1948, उसमें भी 15 साल से कम उम्र बताई गई है। और एक तरफ है पॉक्सो, जिसमें 18 साल से कम उम्र बताई गई है। तो इसको बच्चे की उम्र को कैसे समझें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप दूर कर दें। देखिए, बच्चे की उम्र को 14 साल अगर वो उसमें आई है तो वो लेबर के लिए, कि चाइल्ड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द लेबर एंड ऑल, वो बिलो 14 इयर्स आप नहीं करोगे। तो उसमें एज पर दी उनका जो वर्क है उस तरीके से वो डिफाइन कर रखी है एज को। लेकिन पॉक्सो जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ये। तो बिलो 18 इयर्स है, उसमें सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें तो चूंकि ठीक है लेबर के लिए आप बच्चे को, किसी भी 14 साल से नीचे के बच्चे को आप यूज नहीं करोगे। 15 साल का चलो फिर भी ही इज कमिंग एंड वर्किंग, तो वो उस एक्ट के तहत नहीं आएगा। लेकिन इसमें चाइल्ड इज बिलो 18 इयर्स ऑफ, ये स्पेसिफिकली इट इज डिफाइंड। और पनिशमेंट जहाँ पर है वहाँ पे ठीक है, वो भी इस तरीके से। अब मैं पनिशमेंट की हम बात कर रहे थे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, देन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। एग्रीवेटेड इज व्हाट, कि इसमें एक डिफरेंस है। एग्रीवेटेड में आएगा जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने किसी बच्चे के साथ क्राइम कर लिया, कोई आर्मी पर्सनल है, उसने क्राइम कर लिया, या कोई सर्वेंट है, या गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से मतलब जो बच्चा आप में ट्रस्ट कर रहा है, जो आप वहाँ पे, जो यू कैन से इट दे आर वाइट कॉलर्ड पर्सन, जिसके संरक्षण में, यानी जिसके संरक्षण का राइट जिसके पास है, अगर वो क्राइम करते हैं तो वो दैट कम्स इन एग्रीवेटेड दिस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड ऑल। प्लस हमारे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट आ जाता है कि विदाउट टचिंग, मतलब आप ये टच करते हैं, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट में विदाउट टचिंग, वो सिर्फ इस तरीके की बातें करना कि उसको बच्चे को समझ में आ जाए कि हाँ ये कोई सेक्सुअल असॉल्ट की तरह, या कोई ऐसी चीजें दिखाना, या कोई दिखाना, या फिर बोलना कुछ इस तरीके के, उनको इंस्टिगेट करना, या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह दिखा दिया कि जो उस चीज से मतलब उनका इंटेंशन सेक्सुअल असॉल्ट वाला हो, तो दैट ऑल्सो कम्स इन दी दिस थिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो और एक आ जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें वो टच करते हैं, दैट इज नॉट पेनिट्रेटिव, but they touch the sex organs and all, so that comes in the this thing. So all these are, हमको या पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पेनिट्रेटिव है तो दैट इज ओनली सेक्सुअल असॉल्ट, बट अगर किसी ने आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा कहा है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया है, सेक्सुअल असॉल्ट के इंटेंशन से कुछ भी किया है, इंटेंशन से, इवन विदाउट टचिंग, दैट कम्स इन दी सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उसको भी इस एक्ट में उसका भी प्रोविजन है कि अगर उस तरीके भी क्राइम हो रहा है तो यू शुड गो एंड रिपोर्ट। बिल्कुल, और कोर्ट हमेशा इंटेंट भी देखती है, इंटेंट भी देखती है, और इसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो आपको ये नहीं है कि ठीक है आपके साथ कोई इंटरकोर्स हुआ है तो उसी को आप मानोगे, नहीं, वो वेदर गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, किसी के साथ भी इस तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट या पेनिट्रेटिव या
सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ओनली टचिंग एंड ऑल, दैट आल्सो कम्स, दैट वो भी इसी एक्ट के तहत ये ट्रीट होता किया गया, जी। और इसमें बाकायदा पनिशमेंट्स है, और पनिशमेंट भी क्राइम पे डिपेंड है कि किस तरह का क्राइम है और कोर्ट एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करता है। पनिशमेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि वो ही क्राइम उस किसी बंदे ने पहली बार किया है या बार बार कर रहा है, तो ये भी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर जैसे मान लो किसी डेडली वेपन को यूज़ करा हो किसी ने, या किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करा हो, तो ये सारी चीज़ें जो डिफाइन हो रखी हैं इसमें, तो दैट ऑल्सो कम्स इन। मैं इसी के कनेक्टिंग में एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप क्राइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जैसे अभी बीएनएस भी आ गया है और दूसरा इसमें अमेंडमेंट भी हो गया है पॉक्सो में 2019 में। तो अमेंडमेंट में हमने ऐसा सुना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या और भी चीज़ें उसमें और ऐड की गई हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल से जानना चाहेंगे। देखिए 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें, बिकॉज ये सेक्शुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों के साथ में, तो ये लगा कि इसका थोड़ा पनिशमेंट बढ़ाना चाहिए। पनिशमेंट बढ़ाने से क्या है कि कभी भी कोई क्राइम करता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो थोड़ा सा उसको और बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए इस एक्ट को, इसका क्राइम और इसका पनिशमेंट और बढ़ा गया। पोर्नोग्राफी, बिकॉज आजकल हम डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी इससे इतने हो गए कि वो उस बच्चे की जो होती है, जैसे उसका फेस मिला जुला सा फेस है, उस बच्चे को यूज़ करा जा रहा है, उससे मिलता जुलता है, तो इस तरह से पोर्नोग्राफी वाला ये उसमें ऐड हुआ है। मतलब इसको हम ऐसे समझें कि पोर्नोग्राफी के लिए चाहे बच्चे का आप पोर्नोग्राफी बना रहे हैं या उसके साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट है या कोई आप साहित्य उसको दिखा रहे हैं, ऑडियो विजुअल कुछ दिखा रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से इस तरह की एक्टिविटी क्राइम में मानी गई है। वो क्राइम में मानी गई है, प्लस उसको रखना भी अपराध है। आप अपने पास अगर उसको रख देते हैं और अगर मान लो आपको पता है तो आप उसको रिपोर्ट भी करेंगे। आपको लग रहा है कहीं से मिल गया कुछ है तो यू शुड गो एंड रिपोर्ट इट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन टू यू। जी। वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि आप इस तरीके का कोई भी क्राइम है तो आप इसको। तो सबसे पहले तो दर्शक ये समझ लें कि कानून बहुत सख्त है। इस कानून में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद ये कानून और सख्त हो गया है। बच्चों के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल असॉल्ट जो है उसको क्राइम माना गया है और इसमें पोर्नोग्राफी भी अब ऐड हो गई है। इस तरह की वेबसाइट्स को देखना या बच्चे को इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करना वो भी कानूनन बैन है पूरी तरह से। मैं रिपोर्टिंग की बात कर रही थी राज शर्मा जी, रिपोर्टिंग को लेकर एक कंफ्यूजन होता है कि कितने समय में करें, क्या तुरंत करानी है या इसकी कोई टाइम लिमिट है जिसमें हम रिपोर्ट कर सकते हैं सेक्सुअल असॉल्ट? जब वो पता चल जाता है तो आप उसको बताएंगे और वो होता है स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें आप लोकल पुलिस होता है या एसजीपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है जी, उसको भी आप जाकर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वो बाद में आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। वो CWC की बात कर रहे हैं, CWC तो वो तो बाद में आता है जी। तो वो जैसे मान लो कोई है नहीं तो वो जो पुलिस ऑफिसर होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है, वो जाकर यूनिट होती है इनफैक्ट ये, तो ये जाकर के वो CWC को भी कांटेक्ट करते हैं। CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है वो क्या करती है कि जैसे मान लो किसी पर्सन को डिप्यूट कर दिया जो ड्यूरिंग द ट्रायल उस बच्चे के साथ रहेगा, उस बच्चे को जहाँ पे भी हेल्प होगी उसको हेल्प करेगा। सो वो एक पर्सन भी डिप्यूट कर देते हैं, सो दैट ही इज अ सपोर्टिव पर्सन, दैट ही सपोर्ट्स हिम एवरीवेयर वेयरएवर ही गोज, उसके प्रोटेक्शन के लिए। और ये 24 आवर्स में जब उनको पता होता है तो 24 आवर्स में दे शुड गो एंड रिपोर्ट इट। स्पेशल कोर्ट्स में भी ये चला जाना चाहिए। और स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रोविजन ये होता है कि जो ये स्पेशल कोर्ट्स पे ही आने वाली थी कि स्पेशल कोर्ट्स स्पेशली पॉक्सो के लिए बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं। तो इस तरह के मामलों के लिए इन कोर्ट्स का क्या रोल रहता है? क्योंकि आम लोग एक तो डरे हुए होते हैं कि हमको रिपोर्ट करना है तो कैसे होगा, कोर्ट में भीड़ होती है, वकील बहुत सारे होते हैं तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, कैसे इसमें प्रोसीडिंग होती है थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसमें स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं वो एक्चुअली बनाई गई हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, वो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर स्पेशल कोर्ट, कई सेशन कोर्ट होती हैं उनको भी स्पेशल, अगर सेशन कोर्ट है तो उनको भी स्पेशल कोर्ट का डेजिग्नेट कर देते हैं और वो वहाँ उस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब इसमें जो होता है, एक तो हरदम बंद कमरे में प्रोसीडिंग्स होती है बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसा नहीं है कि बच्चे को किसी को भी, और जिस पर बच्चा ट्रस्ट करता है उसको हरदम उसके पास रखा जाता है कि बच्चा डरे नहीं, बच्चा अपने मन की बात कह सके बिना डरे। कभी भी पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो उनको उसमें ड्रेस में नहीं होते हैं जी,
कि बच्चा, हाँ, कि वो बच्चा डर जाए, क्योंकि वो डर के मारे शायद बता नहीं पाए या अपनी चीज़ें खुल के कह नहीं पाए। तो स्पेशल कोर्ट जो होती है वो विदिन 1 ईयर दे हैव टू डिसाइड द केस। और एक और अहम बात, जैसा आपने सिविल में कहा, तो बच्चे को थाने पर भी नहीं बुलाया जाता है जैसा हमने सुना है। बिल्कुल नहीं थाने पे बुलाया पुलिस जाता। के रोल को थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि पुलिस का भी एक डर रहता है कि बच्चे को ऐसे सामने बिठा के कुछ पूछा जाएगा, या वो लोग वर्दी में होते हैं तो बच्चा बोल नहीं पाएगा। तो पुलिस के रोल ऐसा होता है, वो तो छोटे बच्चे होते हैं, इवन बड़े बड़े पुलिस थाने से जाने से डर जाते हैं। तो पुलिस कोर्ट कभी भी बच्चे को पुलिस थाने नहीं बुलाया जाता है, पुलिस खुद जाती है और कभी हरदम सिविल ड्रेस में होगी, वहाँ पर वो उनके स्टेटमेंट ले लेते हैं, या फिर कहीं पे भी जो कन्वीनियंट प्लेस जो पेरेंट्स कहते हैं या जो भी है उस तरीके से कन्वीनियंट प्लेस पे वो जाकर के उनके एविडेंसेस वगैरह, मतलब उनके स्टेटमेंट्स वगैरह लेते हैं। जी, तो आम दर्शकों के लिए एक जानकारी ये है कि पुलिस से डरे नहीं, क्योंकि पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना और कानून का एग्जीक्यूशन करना। और पॉक्सो के अनुसार जो सबसे बड़ा रोल है पुलिस का वो ये कि बच्चे को कभी भी पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाता है, और बच्चे के साथ जितने भी पुलिस ऑफिसर्स डील करते हैं वो सिविल यूनिफॉर्म में रहते हैं। तो आम लोग इस बात को जाने, और अगर बच्चे का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाता है तो वो भी पुलिस ऑफिसर्स सिविल में होते हैं, और जहाँ बच्चा है अपने जिस भी विश्वसनीय जो उसका पेरेंट है या उसके जो विश्वसनीय है उनके सामने बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होता है। मैम, इसके अलावा अपन अगर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें तो उसमें किस किस तरह से फ्री लीगल एड की सुविधा मौजूद है बच्चों के मामलों के लिए? देखो, इसमें CWC जो होती है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को और राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वो अप्रोच करते हैं। वहाँ पे उनको फ्री लीगल एड दिया जाता है, जिससे बच्चे को वहाँ से लीगल एड मिल सके, उनको वकील फ्री में मिल सके, मतलब उनको इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। बिकॉज इसमें तो जो पॉक्सो एक्ट है, इसमें तो मेन प्रोविजन फॉर द रिहेबिलिटेशन, सबसे बड़ी बात जो हमने मिस करी है वो ये करी है कि ये जो पनिशमेंट्स हैं साथ में ये फाइन भी इम्पोज होते हैं। और ये जो फाइन इम्पोज होता है ये उस विक्टिम को, ये बच्चे को ही दिया जाता है उसके मेडिकल एड के लिए प्लस उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, यानी कंपनसेशन दिया जाता है। इवन द कोर्ट्स जो भी कंपनसेशन होता है जो रीजनेबल लगता है कोर्ट को, वो हरदम एज अ फाइन इम्पोज होता है, जो आरोपी होता है उसके ऊपर इम्पोज होता है वो फाइन। इनफैक्ट CWC इसको कंफर्म भी करती है कि ये जो कंपनसेशन दिया गया है ये बच्चे को 100% दे दिया जाए, किसी भी सूरत में इधर उधर नहीं जाए, और ये बच्चे को, क्योंकि बच्चे को रिहेबिलिटेशन में मान लो उसका स्कूल छूट गया या उस जगह से बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करवाना है, या उसका मेडिकल है, पता नहीं उसको कैसे कैसे उसके इलाज होते हैं, मेडिकल किस तरीके से उसको ग्रीवियस हर्ट आया है, सिंपल इंजरीज आई है, तो फॉर दैट कंपनसेशन इज गिवन। और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है वो प्रोवाइड करती है। जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, जैसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राज्य स्तर पे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो इनका क्या रोल है एज पर पॉक्सो कानून? वो तो उस एक्ट के तहत भी, अब ऐसा नहीं कि हम अगर इसमें पॉक्सो में चले गए तो हम दूसरे एक्ट को नहीं वो कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। वी कैन गो इन दैट ऑल्सो एंड वी कैन गो इन दिस ऑल्सो। तो हम उसके साथ साथ, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं देता है, ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें बच्चों का संरक्षण होकर के वो आप उस एक्ट में भी एनीबॉडी, पेरेंट्स या बच्चा खुद इसमें चला जाता है, पर पेरेंट्स उसमें भी जाकर के और उसके लिए रिलीफ मांग सकते हैं। जी, कानून अपने आप में सख्त है, और देखा जाए तो हमारे भारत की जो आधी से ज़्यादा जो आबादी है, हम अगर आंकड़ों की बात करें और यूनिसेफ के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत में 253 मिलियन बच्चे हैं, और यूनिसेफ के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में हर 5वां व्यक्ति जो है वो 10 से 19 वर्ष का, यानी जो किशोर आबादी है वो 253 मिलियन है। देखा जाए तो भारत का जो पूरा जो विकास है वो युवाओं पर है, और युवाओं के साथ होने वाले इस तरह के यौन अपराध उनका विकास पूरी तरह से अवरुद्ध कर देते हैं। कानून अपनी जगह सख्त है, पर इसकी जागरूकता के लिए प्रयास किए जाने बेहद ज़रूरी हैं। मैम, जागरूकता वाली बात पर मैं आती हूँ। गुड टच बैड टच को लेकर अनेकों प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों या NGOs हों, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। कानून के अनुसार इसकी जागरूकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और गुड टच बैड टच को लेकर आप जैसे आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपका इस पे क्या ओपिनियन? ये जो हम कर रहे हैं ये भी कानून जागरूकता का ही पार्ट है। बिकॉज मीडिया को, दूरदर्शन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, इन सबको ये इसको अवेयरनेस, बिकॉज ये कानून बन जाएगा, अगर इसके लिए कोई अवेयर नहीं है तो कोई जाकर के रिपोर्ट भी नहीं करेगा।
इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। जैसे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी अवेयरनेस के तहत ही है। गुड टच बैड टच की जो बात करी आपने, इसमें एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक फादर है या मदर है, जब हमको वो प्यार से सहलाते हैं, वो करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि दैट इज़ अ अफेक्शन। लेकिन अगर वो ही कोई और है इस तरीके से हमको सहलाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा वो गुड टच होगा जो पेरेंट्स का होता है। दिए जाने की जरूरत है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या फिर दूसरी संस्थाएं। गुड टच बैड टच की प्रॉपर गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच, और वो स्कूल्स में रेगुलर दी भी जा रही है आजकल काफी इस तरीके से गुड टच बैड, और वो आपको भी फील हो जाता है। जो एक बच्चा है वो भी महसूस कर पाता है कि ये बैड टच था या गुड टच था। बिल्कुल, जो बहुत अहम बात आप कह रही हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल इंटेंट होता है उसके पीछे। मैम, इसके अलावा अगर कुछ हेल्पिंग एजेंसीज के बारे में आप कुछ बताना चाहें कि अगर इस तरह की कोई स्थिति हो तो कहाँ पर संपर्क करें, अगर आप बताना चाहें कुछ। हाँ, वो संपर्क करने की काफी हेल्पलाइन एजेंसीज हैं, हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, पुलिस लाइन के भी हैं, सब जगह के हैं। तो आप उसको जब भी इस तरीके का कोई क्राइम होता है आप उसको हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आकर के आपसे लेंगे और विद इन 24 आवर्स दे विल गो एंड रिपोर्ट द केसेस। मैं दर्शकों को हेल्पलाइंस के बारे में बता देती हूँ। बहुत सारी हेल्पलाइंस बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। उन हेल्पलाइंस को मैं यहाँ पर रीड आउट कर रही हूँ और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेल्पलाइंस के नंबर स्क्रॉल होंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, पुलिस नियंत्रण कक्ष जिसे पुलिस कंट्रोल रूम हम कहते हैं 100 नंबर आप डायल कर सकते हैं, या 112 नंबर, तो यहाँ से भी मदद हो सकती है। राजस्थान के लिए स्पेसिफिक संपर्क हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 181, और एक ऐप है राजकोप सिटीजन ऐप जो कि राजस्थान पुलिस का है। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी इस पर मदद हो सकती है। इसके अलावा साइबर क्राइम, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके लिए 1930 ये साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। गरिमा हेल्पलाइन है, स्पेसिफिक महिलाओं के लिए है, किशोरियों के लिए 1090। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक टोल फ्री नंबर है 15100। यहाँ पे आप लीगल हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की, और इनका हेल्पलाइन नंबर भी है 9928900900। इसके अलावा जैसा मैम ने अभी कहा कि बाल कल्याण अधिकारी होते हैं पुलिस थाने पर, जिला बाल कल्याण समिति जिसे CWC हम कहते हैं, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी जिसे हम RSCPCR कहते हैं, उसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट पोर्टल हैं राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत। एक पोर्टल है ई-बाल निदान और दूसरा पोर्टल है पॉक्सो ई-बॉक्स। ये दोनों पोर्टल ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हैं पॉक्सो के तहत, और इन मामलों की ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। अगर कोई पॉक्सो का केस रजिस्टर्ड हुआ है तो उसकी ट्रैकिंग भी इन पर हो सकती है। और एक और ऐप है जो कि WCD द्वारा शुरू किया गया है, बाल स्वराज। यहाँ पर पॉक्सो के मामलों की ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके अलावा न्याय बंधु ऐप है जहाँ पर आप लीगल हेल्पलाइन है ये, और यहाँ से आप बहुत सारी कानूनी सहायता ले सकते हैं। हेल्पलाइन बहुत सारी हैं। यंगस्टर्स को भी हम कहना चाहते हैं, जो टीनएजर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप करिए, लेकिन अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इन ऐप्स के बारे में भी जानिए, इनके कानूनी प्रावधानों को, इनके प्रोसीजर को समझिए, ताकि आप खुद भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि आप इस तरह की जो हेल्पलाइन है इनकी जानकारी अपने पास रखें, ताकि आप अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकें और दूसरों की भी आप मदद कर सकें। राज शर्मा जी, आपसे मैं एक मैसेज के तौर पर लेना चाहूँगी कि ये कानून बहुत सख्त है, लेकिन यौन अपराध अपने आप में समाज पर एक कलंक के जैसे हम इसे देख सकते हैं, तो आम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? आम लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों का बचपन ना छीने। अपने घर से ही बच्चा निकलता है और बच्चा ही बड़ा होकर के जाता है। उसको ऐसी परवरिश दें कि वो क्राइम को कभी अंगीकार ना करे, कि वो क्राइम से हरदम दूर भागे और बच्चों के बचपन को कभी ना छीने। बच्चों के साथ बचपन जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जी जी, बहुत ही अहम बात आपने की है राज जी। आपने पॉक्सो से जुड़े कानूनी प्रावधान हमारे दर्शकों को बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉक्सो कानून अपने आप में बहुत अहम कानून है। ये इतना सख्त कानून है कि 10 साल से भी ज़्यादा की सज़ा है। और सबसे पहली बात यह है कि पॉक्सो
कानून लाने के पीछे ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। तो आइए आप और हम मिलकर पॉक्सो कानून की जागरूकता के प्रयास करें, ताकि हम बच्चों को मुस्कुराते हुए देखें, उनके मासूमियत की जो चमक है वो कभी फीकी ना पड़ने दें। आप और हम मिलकर ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बचपन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, आप सजग रहिए, सतर्क रहिए और कानूनों के जानकार बनिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।